हमने बताया था कि किस किस टाइप के सवाल सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटल पे बन सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ क्वाड्रेटल भी आपको बताया था और फिर हमने कहा था कि अगली क्लास में हम टाइप ऑफ क्वाड्रेटल में कोई 2 पढ़ेंगे जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है और फिर उन पे आधारित सवाल करेंगे। तो आप तैयार हैं दोस्तों? जी बिल्कुल तैयार हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है भाई। ठीक है, ये 2 हेडिंग लगाएंगे। सिंपल सिंपल लिखेंगे, आज चांद बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मेरा फ्रेंड, वेरी गुड चांद। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब आयत और स्क्वायर क्या है? वर्ग। ठीक है, रेक्टेंगल में जैसे कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है, दोनों एक साथ बताऊंगा, आप अंतर भी समझ पाएंगे क्या होता है। और ये ABCD एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है। ठीक है, AB L है और ये B है, इसे हम लेंथ कहते हैं रेक्टेंगल की, LENGTH। ये B ब्रेथ है, चौड़ाई कहते हैं, ब्रेथ। ठीक है, लंबाई L है, AB बराबर होगी CD के, बराबर L होगा, BC बराबर होगी AD के, बराबर B होगा। ठीक है, BC बराबर AD बराबर B। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर A। ठीक है, बराबर A, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर A। ठीक है, यहाँ अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। एक सेकंड इसको नोट करना, एक सेकंड। अब जैसे डायगोनल की बात की हमने, तो ये AC डायगोनल है और ये BD डायगोनल है। तो डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल AC बराबर BD होता है। डायगोनल क्या है? AC बराबर BD, और क्या होगा? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होगा। वहीं यहाँ पे अगर डायगोनल की बात करें तो यहाँ भी डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होंगे डायगोनल? AC बराबर BD बराबर A√2। यहाँ पे पेरीमीटर की बात करें तो 4A हो जाएगा, एरिया की बात करें तो A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पेरीमीटर हमने बात कर लिया था, अगर कोपचे में एरिया की बात करेंगे तो एरिया LB हो जाएगा। अब एक मेन बात क्या है, एक मेन बात क्या है यहाँ पे, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे मैं O लिखूंगा यहाँ पे और O लिखूंगा यहाँ पे भी, तो आपको लिखना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखना है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90, बट नॉट एट 90। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहली चीज तो ये कि ये जो एंगल है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। जबकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
बाइसेक्ट एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा इसका मतलब होता है, यहां पे लिख रहा हूं मतलब ओ मिड पॉइंट है, ओ क्या है, मिड पॉइंट, ये इसका मतलब होता है। मिड पॉइंट का मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ, इतनी सी बात लिख लेना। यहां पे भी ये बात लिखना कि ओ मिड पॉइंट है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर, इतनी सी बात लिख देंगे सब लोग। सब लोगों को इतना समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। इतना समझ आ गया तो बताओ, इतना समझ आ गया तो बताओ, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, और मैं ऐसे ही करके चित्र बनाऊंगा, फिर दोबारा से आप देखेंगे। फिर से लिखूंगा रेक्टेंगल, और फिर से चित्र बनाऊंगा, और स्क्वायर लिखूंगा एक तरफ, स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए क्या थी एक बात और, कि जो ये डायगोनल है ये कभी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ए बी सी डी, और ये अल्फा बीटा है। आपको लिखना है कि डायगोनल डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। अगर हम इसमें डायगोनल की बात करें तो वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ए बी सी डी। तो लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए कि जो ये डायगोनल है ये रेक्टेंगल को भी, और मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ, इसको मोड़ रहा हूँ ये यहाँ से, और अब जो बातें लिख रहा हूँ यहाँ वो कॉमन बातें दोनों में लागू होंगे। ठीक है, क्या क्या, जैसे हम कहेंगे एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया बराबर ट्राइंगल बीसीडी का एरिया बराबर ट्राइंगल एबीडी का एरिया बराबर ट्राइंगल एसीडी का एरिया बराबर होगा 1/2 ऑफ एबीसीडी का एरिया। ये बात लिख लेंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, इसको 4 बराबर पार्टों में बांटते हैं, यानी ट्राइंगल ओएबी का एरिया बराबर ट्राइंगल ओबीसी का एरिया बराबर ट्राइंगल ओ डी का एरिया बराबर ट्राइंगल ओ डी का एरिया बराबर 1/4 ऑफ एबीसीडी, 1/4 ऑफ एबीसीडी। ठीक है, ये दो एरिया होंगे। इतना लिख लिया भाई। इन दोनों में ही कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट एक और लिखना है यहीं पे, P इज ए पॉइंट एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर के आगे लिख देंगे बाहर, अंदर या ऊपर, दोनों में रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, P अगर कहीं पे एक बिंदु है तो ये सब चीजें रटी हुई होनी चाहिए। पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये रटना है सब। ये सब कॉमन पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, जितने भी कॉमन पॉइंट हैं वो बता रहा हूं। इतना लिख लिया सबने। मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, ज्योमेट्री कब तक चलेगा ये नहीं, सिर्फ पढ़ाने पे बात करते हैं। इतना लिख लिया सबने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी हो,
ABCD रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, अगर T कहीं पर भी एक बिंदु है, ABCD रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी हो, आपको लिखना है कि ATB ट्राइंगल का एरिया, ATB ट्राइंगल का एरिया बराबर हाफ ऑफ ABCD, ATB ट्राइंगल का एरिया बराबर हाफ ऑफ ABCD। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताओ। स्क्वायर के अंदर बस एक अंतःवृत्त वाली बात और देख लो, स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और सवालों पे आते हैं सीधे। स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट, ये एक स्क्वायर था ABCD, ABCD एक स्क्वायर था। जैसे जो बाहर सर्किल बनता है इसको हम कहते हैं सरकम सर्किल, और सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है वो कैपिटल R सरकम रेडियस होती है। तो ये AC/2 होती है, और AC कितना है जी, A√2, ये A√2 है, क्योंकि ये A तो ये A√2। वहीं अगर मैं एक वृत्त हरे रंग का अंदर बना दूं तो इसकी जो रेडियस है वो ये होती है स्मॉल r, इसे इन सर्किल कहते हैं। ये क्या होगी, A/2, ये याद रखना है। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि R और R का रेशियो कितना होता है, √1। तो फिर इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, πr² 2/1, ठीक है, 2/1। चले इतनी बात समझ ली। एक बात और समझ लो कि जैसे स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है, वैसे रेक्टेंगल रेगुलर फिगर नहीं है। जैसे कहते हैं ना रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर हों, ध्यान से सुनना, और सभी कोण भी आपस में बराबर हों। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि सभी भुजाएं बराबर हैं, कोण नहीं भी है तो भी वो रेगुलर हो जाएगी, नहीं। या हम ये सोच लें कि सभी कोण बराबर हैं, भुजाएं नहीं, तो वो रेगुलर नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेक्टेंगल में सभी कोण बराबर होते हैं लेकिन वो रेगुलर फिगर नहीं है। या रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो रेगुलर फिगर नहीं है। क्यों नहीं है रेगुलर फिगर, समझो, और इसके होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है। अगर कोई रेगुलर फिगर नहीं है, अगर कोई रेगुलर फिगर नहीं है, इसका मतलब कि उसकी सर्किल या इन रेडियस में से कोई एक होगा। अगर कोई रेगुलर फिगर नहीं है, इसका मतलब या तो सरकम सर्किल बनेगा या इन सर्किल बनेगा। जैसे रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ सरकम सर्किल बनता है, इन सर्किल नहीं बनता। रोम्बस के अंदर सिर्फ इन सर्किल बनता है, सरकम सर्किल नहीं बन सकता। A√2/2, ठीक है, AC/2 A√2/2। इतना नोट कर लिया। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आपको भी मजा आएगा क्योंकि वैसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो कैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं पेपर में जिनका कोई अस्तित्व नहीं। एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याएं क्रमशः 9:1 के अनुपात में है। आयत की चौड़ाई बताओ। इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याएं क्रमशः 9:1 के अनुपात में। गजब, गजब हो गया भाई इस सवाल में तो। देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कह सकता हूँ बड़े प्यार से, कि एरिया आप कह रहे हो कि जी 9 है, मैं तो कहता हूँ 9 के मान लो, और आप ब्रेथ कह रहे हो, रेशियो है ना तो के में मान लिया मैंने। आप ब्रेथ कह रहे हो खाली के, तो फिर भैया लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, लेंथ तो डायरेक्ट आ जा रही है, एरिया बटे ब्रेथ 9। बोलो लेंथ बराबर क्या होगा, एरिया बटे बी, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी। गलत कह रहे हैं तो बताओ। लंबाई 9 आ गई सवाल में, लेकिन पूछी सवाल में चौड़ाई है। अगर चौड़ाई पूछी है तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, पेरीमीटर मैं जानता हूँ, पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी कितना है 86, यानी L प्लस बी कितना है 43। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर लंबाई 9 है तो फिर बी कितनी होगी, 9 घटा देंगे उधर से 39। यही उत्तर है, यही उत्तर है दोस्त। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, जिस भी तरीके की चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं
उनमें से कोई भी अगर कोई बात बताना चाहता है तो कह सकता है, बता सकता है अपने मन की बात हमें। अंकिता मौर्य हमारे साथ हैं, आकाश दोंदियाल साहब हैं, रिकॉर्डेड क्लास ही देनी थी। नहीं नहीं लकी, आप पागल हो यार, मैं डिलीट करा दूं क्या भाई रिकॉर्डेड क्लासेस? तुम पता है इतने पागल हो, इतने पागल हो लकी, मैं क्या बताऊं। तुम्हारे पास पता है दिमाग ही नहीं है। तुम नए बैच में आए हो ना, तुम नए बैच में हो ना, तो तुम केवल एक ही बैच अटेंड करो बस। उसी बैच में सारे टॉपिक्स तुम्हें लाइन से मिलेंगे। लेकिन मैं अभी 3 क्लासेस पढ़ा रहा हूं, एक दिन 2, एक दिन 1। वो तीनों क्लासेस मैंने दे दी ताकि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बैच में पढ़ना है। समझ रहे हैं लकी साहब? आप अभी आपके दिमाग में बैठी नहीं है। मैं तो अभी जो पुरानी क्लासेस मैंने पिछले 1.5 महीने में पढ़ाई हैं उनकी भी रिकॉर्डेड डलवा रहा हूं, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स डलवा रहा हूं पूरी। समझ रहे हो? कंपलसरी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये ज्योमेट्री पढ़ने का भी आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। अभी एक बार मिल रहा है, फिर दोबारा मौका मिल जाएगा पढ़ने का, ये बात समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा थोड़ा सा अभी नादान है बट सीख जाएगा। देखो आप कितने छोटे छोटे टुच्चे सवाल पेपर में आए हुए हैं। ऐसे सवाल रेक्टेंगल पे आ रहे हैं। एक दौर था जब रेक्टेंगल पे एक सवाल पूछे जाते थे। शुभम पंडित खिवई की भाई बातों का जवाब दे दो। मैं किसी की बातों का जवाब नहीं दे सकता भाई। आप एसी तेज चला लो थोड़ा, दिखाना मुझे। बी है, चौड़ाई बी है, तो लंबाई क्या होगी? 5b। बताओ। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो एरिया क्या होगा? एरिया एल बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5b² बराबर 3125। तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 625। और बी स्क्वायर 625 है तो बी कितना आ जाएगा? 25। सवाल में लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है? 5b। 5 गुणा 25 बराबर 125। क्या किसी का आ रहा था उत्तर 125? कितने बच्चे थे जिनका 125 उत्तर आ रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात यह है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जल्दी बताओ। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है, उस वर्ग का परिमाप। देखिए भाई, हमने लिख लिया लंबाई एल और बी, तो हमने के और 4k मान लिया। ठीक है, अब परिमाप कैसे निकलता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, के प्लस 4k बराबर 50 निकलता है। यही होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो आपने देखा 4 और 1 5 दूनी 10k, 10k बराबर 50। तो k कितना आ जाता था? 5 आता था। के 5 आता था। अब इन्होंने कहा है कि k अगर 5 है तो एरिया पूछ रहा हूं मैं रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। एल कितनी होगी? के का मतलब 5 और 4k का मतलब 4 गुणा 5। तो आ गया जी एरिया। आपको मालूम है कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये उस एरिया के बराबर है जो एक स्क्वायर का एरिया है। स्क्वायर का एरिया भी यही है 100 ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर 100 है तो ए कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ए 10 आ गया तो पेरीमीटर 4a 40 आ जाएगा। यही उत्तर है। कितने लोग 40 निकाल पाए थे और कितने अब समझ पाए 40 को? क्या ये मुश्किल सवाल था आकाश दोंदियाल साहब? क्या ये सवाल मुश्किल था? और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने ये ज्योमेट्री वाली क्लासेस अलजेब्रा वाले बैच में लगा के गलती कर दी क्या? मुझे नहीं लगानी चाहिए थी ना। बिना मतलब अच्छा किया, ऊपर से सुनना भी पड़ रहा है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे, जबकि कल की क्लास में भी मैंने इनको समझाया। अरे नोट्स बनाने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है, नोट्स बनाओ आप। मैं तो कर रहा हूँ इस बार नोट्स बना लो और जब अगली बार चले तो प्रैक्टिस करना अच्छे से। एक काम तो कर लो, नोट्स ही बना लो कम से कम, बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। लोग यहाँ 2017 की वीडियो पढ़ के सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इनसे नोट्स नहीं बन रहे भाई साहब से। ये सवाल देख लो। एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें।
एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स थ्राइस। पहले एक थी लंबाई, यहां लंबाई लिख रहा हूं, यहां चौड़ाई लिख रहा हूं, लंबाई L और ये चौड़ाई पहले एक थी, अब 3 कर दी। ओल्ड न्यू, यहां एरिया लिख देता हूं, ठीक है। उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर 2 थी 1 कर दी। एरिया यहाँ पे कितना होगा 2, एरिया यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, 2:3। ये उत्तर है, 2:3 इज द आंसर। ये सवाल देख लीजिए। आयत पे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको क्यों पूछे गए ऐसे ऐसे सवाल। देखो भाई, एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रम से 42 मीटर और ये है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी बराबर 42। तो यहां से L प्लस बी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसके बाद एल बी कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। देखिए वैसे तो बच्चे मौखिक ही समझ सकते हैं भाई 108 के ऐसे फैक्टर 21, जैसे 18 छिक्के 108 होते हैं, बट 18 और 6 नहीं है, 12 निम्मा 108। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई एक चीज 12 है और एक चीज 9 है। अब डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 आ जाएगा बाहर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आप L प्लस बी का स्क्वायर कर देते, 21 का स्क्वायर आ जाता। मैं तो एक्चुअली L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए, एल बी चाहिए भी नहीं एक्सैक्ट। और ट्वाइस एल बी ये कितना होता, 108 बराबर 441। तो यहाँ से देखते कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से 216 घटेगा तो 225 बचेगा। तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, 225 का वर्गमूल 15। यही क्या है, डायगोनल है। गलत कह रहा हूं तो बताओ, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। बड़ा प्यारा सवाल है, CHSL में आया है। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसकी लंबाई कितनी है, वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक a प्लस 10, चौड़ाई कितनी है 8 कम a माइनस 8, ठीक है। एरिया दोनों का बराबर है, मैं कह सकता हूं a स्क्वायर बराबर एल बी है, और एल बी है कितना, a प्लस 10 a माइनस 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 80। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, अगर 2a 80 के बराबर है, a कितने के बराबर आ जाएगा, 40 के। और a अगर 40 के बराबर आ गया तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, ये पूछ रहा है, आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। L कितनी आ जाएगी दोस्त, यहाँ से L की अगर मैं बात करूं तो L आ रही है 50 और B कितनी आ रही है, 40 में से 8 के 32 रख देते हैं यहाँ पे, ट्वाइस 50 प्लस 32 यानी 82 दूनी 160। यही उत्तर है, यही उत्तर है। बोलो भाई, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, अलग हट जाता हूं। इस वर्ग का परिमाप एक आयत के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। कोई बता सकता है, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है, 128। कई लोगों का आ भी गया। देखिए इसमें साफ साफ कहा है कि ट्वाइस ऑफ L प्लस बी,
बराबर 4a है, यानी अगर परिमाप बराबर है तो l प्लस बी 2a के बराबर है। वृत्त की भुजा दे रखी है 12, 12 दूनी 24, लंबाई दे रखी है 16 प्लस बी, तो बी कितना आ गया 8। अगर बी 8 आ गया तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है एल बी। एक 16 और एक 8 आ गई, 16 अट्ठे 128। कोरिया का बच्चा बता सकता, कोरिया का बच्चा बता सकता था इस सवाल को, इनफैक्ट साउथ भी और नॉर्थ भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे बता सकते थे इस सवाल को, मैं कहूंगा। कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा तो। कुछ एक सवाल ऐसे होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सेम सवाल ही है, सेम टाइप है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको RW में करिएगा। आपका फर्ज है कि आप करें एक दो सवाल अपने आप से, हर चीज मैं नहीं बता सकता। ये सवाल भी आप करें, RW CPO में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को अब बताना है, अब ये अच्छा है। ज्योमेट्री के सारे सवाल ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ आया सर, मुझे पहली क्लास ली थी, आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा मैं उसकी वजह से। अच्छा बिज्जू भाई, ऐसा हो सकता है, देखो अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार ऐसा करो, पहले पूरा ऐसा ही पढ़ो, SI की भी रिकॉर्डेड है आपकी बैच में, पहले पूरा SI पढ़ो और फिर CI पढ़ो। फिर ना समझ आए तो अभी किसी बैच में दोबारा फिर चलेगा, फिर तुम पढ़ना, टेंशन मत लो। पहले तुम एक बार ये बैच से पूरे पूरे SI CI की क्लास देखो, फिर ना समझ में आए तो मुझे बताना, अभी दोबारा भी चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको समझ में आया SI CI? कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको SI CI समझ में आया? मैं पूछना चाहता हूँ, कोई तो होगा ऐसा जिसको SI CI समझ में आया, बोलिए। ये कह रहा है DE बराबर 3EC। अगर ये EC 1 है तो DE बराबर 3EC, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, इसको हमने इससे मिला दिया, 3 और 1 इससे मिला दिया भाई। क्लियर है बात, किसी को डाउट तो नहीं है? अब मैंने ये कहा कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं और ये 3 और 1 का अनुपात है, तो मैं जानता हूं कि इस त्रिभुज का एरिया भी 3 1 का होगा, 1 और 3। जो बच्चे नहीं जानते वो भी समझ लेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट ये है और ये हाइट इक्वल है, दोनों की इक्वल है हाइट, यही होगी हाइट। तो इसका बेस 1 है, इसका बेस 3 है, तो फिर एरिया भी 1 3 में बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी हमने देखा कि अगर इस डायगोनल के इधर एरिया 3 और 1 4 है तो इधर भी 4 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पेपर में इस 1 की वैल्यू दे रखी थी 14 और आपसे पूरी 4 और 4 8 की पूछ रहा, 8 की 14 गुणा 8, 14 अट्ठे 112। तो गाना भी बन जाएगा 112 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या दोंदियाल साहब इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? जिनको नहीं पता वो समझ लें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर हाइट इक्वल है, हाइट सेम है, तब हम कहते हैं कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेस के। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेस के। तो बेस क्या है? 1, ये कितना है 3, तो 1 और 3, 1 की वैल्यू 14 है, 3 की कितनी अलग से निकाल लो, या 3 और 1 4 और 4 8 की निकाल, बोलो। सर CI की थर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे समझ, चलो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, और क्या, मुझे CI नहीं आया बट SI क्लियर है। अच्छा दोबारा देखूं क्या? चलो ठीक है, फिर एक ऐसा करता हूँ, एक क्लास लेके आता हूँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को, और उन पे एक एक दो दो एग्जाम्पल बताता हूँ, गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह रखता हूँ मॉर्निंग में क्लास, या तो संडे रखता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, जिससे मेरा भी मूड फ्रेश होगा, और तब समझाता हूँ। बिल्कुल भी चिंता मत करो यार, जब आपने कह दिया, 10 बच्चों ने भी कह दिया, तो मेरे लिए मेरा फर्ज बन जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, हमारी आप एक ही बात है, हमारी आपकी। देखो अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि BCE का आपने निकाल दिया, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इतना सोचने की बात नहीं है। आप ये सवाल देखो, एक ही सवाल पे आपको इतना अटकने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, ये सबसे आसान था जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है,
जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 24 है, जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 24 है, क्यू आर बराबर 16 है, बिंदु टी आर एस पर है, बिंदु टी आर एस पर है, त्रिभुज पीटी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना सिंपल, पीटी क्यू का क्षेत्रफल। देखिए पता है पीटी क्यू का मुझे पता है पी क्यू आर एस का हाफ होगा, या आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे ये 16 है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो वो भी 16 ही होगा, होगा या नहीं? तो पीटी क्यू का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 24 इंटू 16, 24 अट्ठे 192, यही उत्तर है। 24 अट्ठे 192, यही उत्तर है। एक बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इस सवाल का उत्तर बताएंगे। 3 4 कैसे आ गया सर? प्लीज एक बार और बताइए, 3 4 कैसे आ गया? इसका मतलब आप पीछे वाले सवाल की बात कर रही हैं। देखो अलग से बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमने ये चीज पढ़ी है बेटा, अगर ये बेस 3:1 के अनुपात में है तो ये 1 और 3 के अनुपात में एरिया भी होगा। ये बात पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो अभी याद कर लो, कभी ना कभी तो याद करनी पड़ेगी। अब आप खुद देखो कि ये एरिया टोटल 4 हो गया, 3 और 1 मिला के, तो मैंने कहा अगर रेक्टेंगल है तो ऊपर वाला भी 4 होगा। मुझे इस 1 की वैल्यू पता थी 14, और इस 4 और 4 8 की बतानी थी, जैसा 16 पता थी, 14 अट्ठे 112। अब आया समझ? अब आया समझ में? गौरव कह रहे हैं सर सबकी सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे। गौरव आप भी सुना लो अपनी, सब सुनाओ भाई। आप क्यों पीछे हो गौरव, आप भी सुनाओ। ये सवाल देख यार, ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही, कोई कहता है मुझे सीआई नहीं आ रही। मेहनत तो लगेगी भाई, जो आप करना नहीं चाह रहे, बस इतना मुझे समझ में जो आ रहा है। दी गई आकृति में ई ए डी एफ एक आयत है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ई ए डी एफ है, ए ई 14 है। देखो भाई ध्यान से, अब जैसे इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है दोस्त, इसका और इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है। किसी त्रिभुज में अगर हम मिड पॉइंट को मिला दें, मान लेते हैं एम एन मान लिया मैंने, तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि भैया एम एन बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी। कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं कि अगर ये ए सी है किसी ट्राइंगल में और ये मिड पॉइंट है एम और एन, तो एम एन हाफ ऑफ बी सी होगा, ए सी होगा। पढ़ा होगा आपने, थेल्स थ्योरम कहती है ऐसा। तो मैंने कहा अगर ए सी निकल जाए जी बात बन जाएगी। आपने कहा ये 22 है, ये 16 है, तो ये 6 रह गया, ये 6 और 2 8 है, तो ये 8 है। पाइथागोरस से अगर ये 6 और ये 8 तो ये 10 होगा, और ये 10 अगर हम यहाँ डाल दें तो हाफ इंटू 10 कितना आ जाएगा? 5। यही उत्तर है, यही उत्तर है 5। बोलो भाई, 10 तक पहुंच गया था सर। आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, तो इसको अभी ना करते हुए कोई दूसरा पकड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल वाले को छोड़ देंगे। ये वाला सवाल बताइए, बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। सर क्वेश्चन में 16 है, तो 22 में से 16 घटा दिया भाई, तभी तो 6 आया निकल के। देखें एबीसीडी का क्षेत्रफल 2 और बीडी बराबर डीई है, बीडी बराबर डीई, ये दो चीजें बराबर है। ठीक है भाई, बराबर है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये दो चीजें बराबर हैं तो क्या मैं एक छोटी सी चीज कह सकता हूँ भाई यहाँ पे, कि अगर ये मिड पॉइंट है डी,
और ये एक त्रिभुज है अपने आप में खुद, और ये मिड पॉइंट है, तो आपको नहीं लगता इसका और इसका एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये मीडियन हो गई? अरे ऐसे समझो ना भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, और आपने ऐसे मिला दिया और ये मिड पॉइंट है, तो एरिया इक्वल होगा। एबीसीडी का क्षेत्रफल इन्होंने 2 दिया है, 2 देने का मतलब ये एक, तो ये भी एक होगा। बोलो, ये एक, तो ये भी एक होगा, तो क्षेत्रफल आ गया एक। बात खत्म, बात खत्म हो गई। कुछ करना ही नहीं पड़ा सवाल में। मैं ये जानता हूं कि अगर किसी त्रिभुज में मिड पॉइंट से इसको मिलाया जाए यानी माध्यिका बनाया जाए तो इसका इसका एरिया इक्वल होता है। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है, और अगर ये एरिया 2 था, ये एक और ये एक, तो ये एक और एक होगा, तो ये एक उत्तर है। ठीक है। अब जैसे ये ए दिया हुआ था कि ए बराबर 2EF बराबर 3FB, तो मैंने कहा इस ए को 6 मान लेते हैं। 6 क्यों मानना था कि 2 और 3 से कट जाए, इसको 6 माना। अब आपको पता है 6 है, मतलब कि EF 3 है और FB 2 है, 2 3 6 सब सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा कि अगर सब सेटिस्फाई कर रहा है दोस्त, तो ए कितना माना? EF कितना माना? 3। FB कितना माना? 2। क्लियर है? 6 3 2। अब मैं ये कह सकता हूं, अभी मैंने बताया था कि एरिया उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में ये है। 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, 2 3 6। क्लियर है? 2 3 6। इज इट क्लियर? ठीक है। 6 और 3 9 और 2 11। 11 का मतलब ये 11 आ गया, क्योंकि पूरा 11 रहेगा। अब सवाल में क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल, जो कि टोटल होगा 22 होगा आयत का क्षेत्रफल। CEF का क्षेत्रफल 3 होगा, तो 22:3। कौन है जिसका 11 आ रहा है? कौन करेक्ट था जिसका 11 आ रहा है? जल्दी से उत्तर बताएंगे एक लाइन में। अरुण कुमार हमारे साथ हैं, और अमित निखुरपा, खुरपा हाथों में आते थे, नाम के साथ आ गए। जल्दी से उत्तर बताएंगे। OA OC और OD 6 8 और 6 है। OA कितना है? OC कितना है? 8। और OD कितना है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि OB कितना होगा। OB कितना होगा? ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि भाई अगर O कहीं भी एक बिंदु है तो x का स्क्वायर, एक बार ये, और फिर इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, PA वाला पढ़ा था ना, PA स्क्वायर PC स्क्वायर बराबर, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर कट गया, x कितना आ गया? 8। x 8 आ गया। किसी को डाउट है तो बता दो। x के 8 होने पे किसी को डाउट है तो बता दो भाई। आसान सवाल था, आएगा कर लेंगे ऐसा सवाल कोई भी। ये सवाल हमने अभी ऐसा कर लिया था, एक सवाल इसे होमवर्क में लिख लो, एज इट इज सवाल आपको घर से करना है। एक बार फोटो खींच लो, सेम सवाल करवा चुका हूँ पीछे। ये सवाल देखें, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। चारों त्रिभुजों के परिमाप का योग क्या है? चारों त्रिभुजों के परिमाप का योग क्या है? ठीक है, इसका
इसका योग क्या है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 20 है तो आपको पता है 20√2 होगा, तो ये 10√2 आ जाएगा, 10√2। अगर मैं सिर्फ एक त्रिभुज के परिमाप की बात करूं, चारों त्रिभुजों के परिमाप का योग पूछा, अगर एक की बात करूं OPQ की, तो आप कहेंगे 20 प्लस और 10 और 10 20√2 आ जाएगा। ऐसे चार त्रिभुज हैं सेम, तो चार त्रिभुजों का परिमाप क्या होगा, चार त्रिभुजों का परिमाप क्या होगा, इंटू 4, 4 दूनी 8 80 प्लस 4 दूनी 8 80√2, यही उत्तर है, सिर्फ यही उत्तर है। ये बहुत प्यारा सवाल है, 2017 में पूछा गया था, आगे भी कभी पूछा जा सकता है मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में। बहुत प्यारा सवाल है। मैं देखना चाहता हूँ आप इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, मेरे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, दी गई आकृति में ABCD और BEFG 8 और 6 हैं। 8 और 6, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें ये निकालना है, तो मैंने कहा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये लो, अगर इस त्रिभुज का एरिया निकल आए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा जी इसका एरिया अगर आप निकाल दो तो डबल कर देंगे, आप DFC ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। जो ये छायांकित एरिया है, ये 2 इंटू ट्राइंगल DFC हो जाएगा, DFC। अब DFC का एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू हाफ, बेस कितना है आपको पता है कि छोटे वाले की भुजा ABCD की भुजा एक की 8 है, इसकी 6 है, ये 6 है भाई, ठीक है। तो बेस तो 6 ही हो जाएगा इसका, ये 6 है तो बेस 6 हो जाएगा। अच्छा, हाइट कितनी होगी इसकी बताता हूं आपको। ये इसकी हाइट होगी यहां से, ये हाइट है। तो मैंने कहा कि ये पूरी 8 है और ये 6 है, वर्ग है, तो ये कितनी बच गई, 2। हाइट आएगी इसकी 2, 2 से 2 कट गया भाई, 6 दूनी 12 उत्तर आ गया। कोई कर पाया था ऐसे? आप में से किसी ने ऐसे निकाला था कि इसका एरिया निकाल दें ट्राइंगल का, क्योंकि बेस तो ये पता ही है, अब हाइट चाहिए थी, तो हमने कहा ये हाइट हो जाएगी भाई। और ये हाइट निकलेगी कैसे, पूरा 8 है, ये 6, तो हाइट 2 आ गई। कोई कर पाया था इसमें इसको ऐसे? और भी तरीके थे इस सवाल को करने के, वो भी बता देता हूं। एक बार दोबारा इस सवाल को दोबारा बता देता हूं एक बार। एक ये तरीका देख लीजिए, एक तरीका ये था कि हम हर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, हर एक पार्ट का। जैसे इसका एरिया होता 36, ठीक है, और ये कितना बच रहा है, 2 और ये 8, तो इसका एरिया होता ट्राइंगल का 8। और फिर ये कितना बच रहा है, 2 और ये, इसका एरिया भी 8। तो मैं कहता 8 और 8 16 और 36, 16 और 36 कितना होता 52, और पूरे का कितना है 64, 64 52 में से घटता कितना आ जाता 12। एक ये भी तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते थे, हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्लियर है बात? किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ तक। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डाउट है, कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक, कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की बात पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई भी कैसा भी अनाड़ी खिलाड़ी पहाड़ी। बट मैंने जो बताया वो ज्यादा बेहतर है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ एरिया निकाल दिया। AB बराबर 8 है, बहुत ध्यान से समझना है, AB 8 है, BC बराबर 6 है, BC 6 है, BDEF भी एक आयत है जिसे इस प्रकार खींचा गया है कि आयत ABCD का विकर्ण BD एक भुजा है और इसकी विपरीत भुजा आयत ABCD को बिंदु A पर स्पर्श करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज AFB माइनस ADE के क्षेत्रफल का बताना है। AFB और AD, बड़ा बड़ा कमाल का सवाल है। देखिए, अच्छे अच्छे लोग ना बता पाए, बट मैं बता दूंगा। देखो करना क्या है, अभी हमें पता है कि 8 6 48 का आधा, इनके एरिया जो है वो कितने कितने हैं, 8 6 48 का आधा 24 24 है, इसका एरिया भी 24 है, इसका एरिया भी 24 है। आपको ये वाली बात तो पता है ना भाई,
ये वाली बात आपको पता है कि अगर इसका एरिया 24 है तो इन दोनों का मिला के 24 होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि अगर टी कहीं पे एक बिंदु है तो वो पूरे का आधा होता है, यानी ये 24 है तो पूरा 48 है, तो इन दोनों का मिला के भी 24 है या नहीं? इन दोनों का मिला के 24 है। अब इसका अनुपात क्या होगा ये देखना पड़ेगा, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। देखो कैसे, मैंने कहा ये 6 है और आपको पता है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे? ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वापस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा। आपने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल में अल्फा 90 माइनस अल्फा 90 है, और इनका 90 के सामने की भुजा 6, 90 के सामने की भुजा 8, तो भुजा का अनुपात अगर 3 4 का है 6 8 का, तो एरिया का 3 3 9 और 4 चौक 16 का, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यानी मैंने इनके एरिया का अनुपात निकाल लिया 16 और 9, तो आपने देखा टोटल 25 है, और इस 25 की वैल्यू आप नीचे बता चुके हो 24, तो एक की कितनी होगी 24/25, और अंतर कितना है 7, 7 की कितनी होगी 168/25। ऑप्शन में है कहीं? नहीं, यही उत्तर है भाई। 24 सत्ते 168 होते हैं ना। कोई बता सकता है क्या किसी का ये उत्तर आ रहा था? कोई भी ऐसा बच्चा जिसका ये उत्तर आ रहा था? कोई भी ऐसा बच्चा? सर नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट। मैं पूरा रिपीट करता हूँ शुरू से। चलो इसे होमवर्क में लिख के लेके जाओ, इसके पीछे की थोड़ी और भी थ्योरी बताऊंगा, गोली मार दो इसको, नहीं आया समझ। उत्तर लिख ले जाओ 168/25, ये उत्तर लिख ले जाओ। 168/25, इसको घर से करके लाना। अगली क्लास में भी अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर ही चलेगा, अगली क्लास में भी रेक्टेंगल और स्क्वायर ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगली 2 क्लास में पैरेललोग्राम और रोम्बस लेंगे। रोम्बस, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास ज्योग्राफी की है आई थिंक, तो ज्योग्राफी की क्लास को करिए और फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। अभी विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।